हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो जब भी हम ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के कई सारे रीजंस होते हैं। जहां पर ईटीएफ के केस में सबसे पहले तो हमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और इसके अलावा हमें एग्जिट लोड जैसी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। और ऐसे कई सारे और भी डिफरेंस है ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड के बीच में, जिसको लेके हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। पर आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ईटीएफ्स को लेकर इसीलिए बात कर रहे हैं बिकॉज ईटीएफ सिलेक्शन के वक्त कई सारे ऐसे ट्रैप्स होते हैं जिसके चलते कई बार जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो भी रॉन्ग ईटीएफ्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द केस में उन्हें इन मिस्टेक्स का पता तब चलता है जब वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा लॉस ईटीएफ्स में कर चुके होते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ईटीएफ सिलेक्शन से ही रिलेटेड इन 3 मेजर ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको हर हालत में अवॉइड करने हैं। और इवन अगर आप ऑलरेडी किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर चुके हो तो उसमें भी आपको इन तीनों ही चीजों को चेक करना है। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो अ क्विक डिस्क्लेमर। अगर इस पूरे ही वीडियो की ड्यूरेशन में हम किसी भी ईटीएफ का नाम ले रहे हैं तो प्लीज उससे किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। उसका नाम हम केवल एक रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस तरीके की फ्यूचर की जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो आपके लिए यहाँ पर एक क्विक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपने पोर्टफोलियो में करंटली कितने नंबर ऑफ ईटीएफ्स रखे हो, whether it is one, whether it is two or more than two. So coming to our first point, here you have to identify the hidden cost of your ETF. अब हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब क्या है? तो देखिए, जनरली जब भी हम ईटीएफ्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि कॉस्ट के नाम पे ईटीएफ्स में केवल दो ही चीज़ें अप्लाई होती हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं और सेकेंडली जो कि सारे ब्रोकरेज वगैरह के चार्जेस लगे होते हैं, हमें लगता है वही हमारी ईटीएफ्स की एक्चुअल कॉस्ट होती है। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी ईटीएफ की एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता। और इसको पता करने के लिए आपको 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है मार्केट प्राइस, सेकंड होता है एनएवी और थर्ड होता है आईएनएवी। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो इसके बारे में तो सभी को पता होता है कि ड्यूरिंग द मार्केट जब हम एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रेडिंग प्राइस चल रही होती है मार्केट में, उसको हम उस ईटीएफ की मार्केट प्राइस बोलते हैं। सेकंड आता है एनएवी, जो कि एंड ऑफ द डे में मार्केट में कैलकुलेट की जाती है, जो कि इस पूरे ईटीएफ की एक एसेट की नेट वैल्यू होती है। और थर्डली आता है आईएनएवी, जिसका मतलब होता है इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। अब देखिए, आईनेव हमें एक ईटीएफ की फ्लक्चुएशन वैल्यू के बारे में बताता है। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, हमें पता है कि ड्यूरिंग द मार्केट जो ईटीएफ है उनके प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। पर जिस प्राइस पे आपने उस ईटीएफ को डिसाइड किया है बाय करने का, आपको कैसे पता कि वो उस ईटीएफ का एक फेयर प्राइस है या नहीं? तो ये चीज़ पता करने के लिए जब भी आप किसी भी ईटीएफ को सिलेक्ट करो इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे पहले आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके उस पर्टिकुलर ईटीएफ की आईएनएफ की वैल्यू चेक करो। और उसमें अगर आप ये देखते हो कि उस ईटीएफ की आईएनएफ की वैल्यू उस पर्टिकुलर ईटीएफ के करंट मार्केट प्राइस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये चीज़ आपको ये इंडिकेट करती है कि वो जो पर्टिकुलर ईटीएफ है वो आपको एक फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। पर वहीं पर अगर करंट मार्केट प्राइस और उस आईएनएफ की वैल्यू में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको उस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि वो जो ईटीएफ है वो आपको एक ओवर प्राइस पे मिल रहा है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है लो लिक्विडिटी रिस्क का। अब देखिए, लिक्विडिटी के केस में भी हमें दो अलग अलग फैक्टर्स को चेक करना होता है, पर ज़्यादातर लोग पहले फैक्टर जो कि वॉल्यूम है उसको ही चेक करके छोड़ देते हैं, और जो कि उनकी आगे चल के एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए, लिक्विडिटी अगर मैं आपको बताऊं तो हमको पता है कि अगर हम किसी भी ईटीएफ या इवन स्टॉक को अगर बाय करने जा रहे हैं तो वो हम तभी कर पाते हैं जब सामने से कोई और पर्सन उसी ईटीएफ या स्टॉक को सिमिलर प्राइस पे हमें सेल कर रहा हो। और जब वो बाय और सेल ऑर्डर आपस में एक्सचेंज होते हैं तब हम उस ईटीएफ को बाय कर पाते हैं। और इस ईटीएफ के केस में हमें हमेशा इनफ लिक्विडिटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें उस पर डे के वॉल्यूम चेक करने होते हैं। अब इधर मैं अगर आपको बोलूं कि एक ईटीएफ के केस में उसके पर डे का वॉल्यूम है 10 लाख, यानी उसमें जो पर डे के बेसिस पर बाइंग और सेलिंग ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं वो 10 लैक्स के अराउंड है। अब इस केस में ये जो वॉल्यूम है आपको इनफ लग सकता है। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग की सिचुएशन आती है, जिसके केस में मार्केट्स बड़े लेवल पर करेक्ट होते हैं, तो हो सकता है इतने बड़े वॉल्यूम होने के बाद भी आप अपने जो ईटीएफ है उसको सही प्राइस पे सेल ना कर पाओ, बिकॉज ये जो वॉल्यूम है ऐसी सिचुएशंस में काफ़ी कम पड़ जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी ईटीएफ के केस में उसका वॉल्यूम चेक करो, उसके केस में हमेशा देखो कि उसका वॉल्यूम एटलीस्ट 40 टू 50 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब ईटीएफ के केस में इस वॉल्यूम को आप इजीली धन के डैशबोर्ड के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें निफ्टी 50 ईटीएफ जो मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं उनका लिस्ट देखने को मिल रहा है। और इसके केस में अगर आप रिटर्न्स के वाइज जाओ तो लास्ट 1 ईयर में हमें एलआईसी का जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है उसने सबसे बेटर रिटर्न्स दिए ऑफ 9%, और बाकी के सारे ईटीएफ ने इससे कम ही रिटर्न्स दिए हैं। और ऐसे में अगर आप देखो तो कोई नया इन्वेस्टर सोचेगा कि एलआईसी एक ट्रस्टेड नाम भी है तो इसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। पर इसके केस में अगर आप वॉल्यूम देखो तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जो कि अराउंड 2000 का, यानी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर भी दिया तो इसके ऑलमोस्ट कंफर्म चांसेस हैं कि आप उस ईटीएफ को सही प्राइस पे सेल नहीं कर पाओगे जब आपको ज़रूरत होगी।
इसके अगेंस्ट अगर आप बाकी ईटीएफ देखो तो इसके केस में निपॉन इंडिया के केस में जो आज का वॉल्यूम था वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा था, और इसके भले ही आपको थोड़ा प्राइस कम देखने को मिल रहा है, पर इसमें आपको यहाँ पर इस चीज़ की सर्टेनिटी रहेगी कि अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन या सिग्निफिकेंट मूव आता है तो यहाँ आप अपने प्राइस को या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को इजीली लिक्विडेट कर पाओगे। अब ये तो हो गया लिक्विडिटी चेक करने का पहला फैक्टर। अब अगर हम सेकंड फैक्टर के बारे में बात करें तो वो आता है हमारा बिड आस्क स्प्रेड, जहाँ पर आपको किसी भी ईटीएफ को सिलेक्ट करते वक्त उसका बिड आस्क स्प्रेड देखना जरूरी है। अब ये क्या होता है, तो देखिए आप जब किसी ईटीएफ को प्लेस करते हो तो आप अपनी एक बिड प्लेस करते हो कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बट वहीं जो सेलर आपको वो ईटीएफ सेल कर रहा है वो भी अपना एक प्राइस रखेगा, जिसको कि हम आस्क प्राइस बोलते हैं कि भाई मैं उसको ईटीएफ को इस प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो सेलर है वो अपनी ईटीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे सेल करना चाहेगा, और आप एज अ बायर उसको कम प्राइस से बाय करना चाहोगे। अब ऐसे में मान के चलिए किसी भी ईटीएफ के केस में उसकी जो आस्क प्राइस आ रही है वो आ रही है 101 रुपीज़ पर यूनिट की, पर उसके अगेंस्ट जो उसको बिड प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है 99 रुपीज़ पर यूनिट का। अब ऐसे केस में अगर उसको अपनी ईटीएफ को सेल करना है तो उसे 2 रुपये कम में सेल करना पड़ेगा पर यूनिट, और अगर ऐसे में उसके पास थाउजेंड्स ऑफ ईटीएफ की यूनिट है तो उसको तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हम ये चेक करते हैं कि बिड आस्क स्प्रेड जो होता है उसके केस में जो डिफरेंस हो बिड और आस्क का वो 1 या 2 रुपीज़ ना हो, और जो मैक्सिमम हमें डिफरेंस देखने को मिले वो 0.1 से लेके 0.2 रुपीज़ का ही देखने को मिले, बिकॉज इतने ड्यूरेशन में तो ईटीएफ को सेल किया जा सकता है। पर अगर यही बिड आस्क स्प्रेड 1 से लेके 2 रुपीज़ के बीच में रहा तो ऐसे में जो सेलर है उसको एक काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है ट्रैकिंग एरर चेक करने का। अब ये क्या होता है, तो देखिए हमें ये तो पता है कि मोस्टली केसेस में जो ईटीएफ्स होते हैं वो किसी ना किसी इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। यानी जैसा कि अभी हमने निफ्टी 50 का ईटीएफ देखा था तो ये हमें ऑलमोस्ट वैसे ही रिटर्न्स देगा जैसा कि निफ्टी 50 ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है। पर इसके केस में ये जो ईटीएफ होते हैं इनमें हमें थोड़ा ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल निफ्टी 50। यानी इनके जो रिटर्न्स होंगे उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के कंपेरिजन में। अब इस केस में मान के चलिए अगर निफ्टी 50 ने 15% के रिटर्न्स दिए हैं और यहाँ पर आपका जो ईटीएफ है उसके अगेंस्ट 13% के रिटर्न देता है, तो उसका जो ट्रैकिंग एरर निकल के आएगा वो आएगा 2% के राउंड का, जो कि काफ़ी बड़ा ट्रैकिंग एरर है। और इसीलिए ऐसे में प्रेफर किया जाता है कि आप ये चेक करो कि आपके ईटीएफ के केस में जो लास्ट 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स का ट्रैकिंग एरर हो वो मोर देन 0.5% से ज़्यादा ना हो। तो ये थे हमारे तीनों ही फैक्टर्स जो कि आपको ध्यान से चेक करने हैं किसी भी ईटीएफ को सिलेक्ट करने से पहले। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके केस में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.